वह कुछ साल पहले की बात थी। शांतापुर नाम के एक गांव था। उस गांव में पवन, करण और चरण करके 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जो कुछ भी काम है तीनों मिलकर ही करते थे। उस साल पूरे देश में और उस गांव में भी एक भयानक बीमारी फैल गई। सारे व्यापार और धंधा बंद पड़ गया। लोगों के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। सभी एक वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे थे। तभी पवन ने बोला, अरे करण और चरण, देख रहे हो ना, हमारे गांव के अधिकतर लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मेरा ऑटो बेचकर उन पैसों से कुछ लोगों को चावल, दाल, तेल और गेहूँ बांट दूँ। अच्छा सोचा है यार तूने। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मैं और चरण भी हमारे ऑटो बेचकर जितना हो सके उतना लोगों को खाना बांटेंगे। ऐसा पवन, करण और चरण अपने अपने ऑटो को बेचकर उन पैसों से चावल, गेहूं, तेल, दाल और सब्जी खरीदकर गांव में सारे लोगों को बांटते हैं। सभी गांव वाले खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पवन, करण और चरण का किया हुआ दान जानकर बगल के गांव वाले भी उनके पास आए और ऐसे बोले, अरे आप तो महान दाता हैं। आपके पास जो कुछ भी है आपने दान कर दिया। ज़रा हमें भी मदद करो। हमारे गांव में भी बहुत लोग मर रहे हैं। खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। तभी तीनों दोस्त मिलकर एक फैसला करते हैं। पवन और चरण, क्यों न हम हमारे घर बेचकर उस गांव वालों को मदद करें। हमारी वजह से कुछ तो लोग बचेंगे ना। ऐसा तीनों दोस्त सेठ जी के पास जाकर अपने तीनों घर बेचने की बात करते हैं। तभी सेठ जी बोले, आप तीनों तो पागल निकले। कौन अपना घर, जमीन, जायदाद बेचकर दूसरों का मदद करेगा? बुद्धू है आप तीनों। लेकिन बिना सेठ जी की बात सुने अपने घर बेचकर उन पैसों से खाने की सामान खरीदकर बगल के गांव वालों को बांटते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद पवन ने बोला, मेरे दोस्तों, अभी हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, लेकिन आप घबराओ मत। मेरे दादाजी का एक खेत है, हम उसी में घर बनाकर रहेंगे। ऐसा तीनों मिलकर उस खेत में खोदने लगे। तभी अचानक उस खेत में कुछ चमकती हुई दिखाई दिया। तीनों देखा तो वहां पर एक पैसों का ऑटो, एक सोने की ऑटो और एक हीरों का ऑटो था। तभी तीनों मिलकर उन ऑटो को बाहर निकालकर उसे स्टार्ट किया। तुरंत उन ऑटो के पीछे से ढेर सारे पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। दोस्त, ये तो चमत्कार है। अब हमारे पास ढेर सारा पैसा, सोना और हीरे हैं। हम इन्हें बेचकर सिर्फ अपने गांव को ही नहीं, पूरे देश का भी और ज्यादा सेवा कर सकते हैं। सोनपुर में माधव नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। उसके कई शहरों में होटल और रिजॉर्ट थे, लेकिन वो काफी घमंडी और चालाक था। एक दिन डिस्कवरी चैनल देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत ही अपने मैनेजर केशव को बुलाया और उससे कहा, अरे केशव आओ, देखो मुझे अभी एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। कैसा आइडिया आया है सर? भाई देखो, हमारे कई शहरों में होटल और रिजॉर्ट हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जंगल के बीचों बीच भी एक रिजॉर्ट बनाएं, जहाँ पे लोगों को जंगल सफारी के लिए लेकर जाएं। अरे वाह सर, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी इस पर रिसर्च करें ताकि जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में पता लग सके और वहाँ पे एक सुरक्षित घर बनाने के बारे में भी। तो ठीक है सर, हम कल से ही रिसर्च शुरू कर देते हैं। आप बताइए करना क्या है? भाई करना क्या है, किसी एक आदमी को पकड़ो और उसे जंगल में अकेला छोड़ दो ताकि पता तो चले कि वो जंगल में अपना बचाव कैसे करता है। ठीक है सर, मैं कल ही किसी आदमी को देखता हूँ। केशव जैसे ही कंपनी के ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, तभी उसे सड़क पर एक आदमी भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर केशव के मन में एक आइडिया आया। अरे बात सुनना, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम रामू है। साहब बहुत भूख लगी है साहब, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है साहब। हाँ ठीक है, घबराओ मत, आओ मेरे साथ चलो। केशव उसे लेकर एक होटल में गया और उसने उसे काफी अच्छा खाना खिलाया और केशव ने रामू से कहा,
कि अब उसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे काम पर रख रहा है। केशव उसे अपने साथ लेकर जंगल के बीचों बीच आ गया। साहब, यहाँ क्या काम करना है? अरे कुछ नहीं, ये जगह हमारे सेठ जी ने खरीदी है, बस यहाँ साफ सफाई का काम करना है और मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। लेकिन केशव बड़ी ही चालाकी से रामू को उस जंगल के बीच में छोड़कर चला जाता है। रामू वहाँ बैठा बैठा इंतजार करता है। रात होते ही तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है। रामू जानवरों की आवाजें सुनकर डर जाता है। अरे अरे, मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, हाँ तो जानवर नहीं आ सकेंगे। रामू पास ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। रात होते ही वहाँ पर तरह तरह के जंगली जानवर घूमने लगते हैं, शेर, भालू आदि। लेकिन क्योंकि रामू पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, इसलिए उसकी जान बच जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही रामू जंगल में आसपास देखता है और वो थोड़ी सी बांस इकट्ठी करके पेड़ के ऊपर एक घर बना लेता है। वो पास की नदी से पानी भर कर लाता है और जंगल में उगने वाले फल फूल खाकर अपनी जान बचाता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन एक शिकारी शिकार करता हुआ जंगल के बीचों बीच आ जाता है और वो पेड़ की ऊंचाई पर बना बांस का घर देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही वो शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है, तभी उसे वहां रामू मिलता है। रामू उसे सारी बात बताता है। रामू की बात सुनकर शिकारी को एक आइडिया आता है और वो रामू की मदद से कई बांस के और घर बना देता है और लोगों को जंगल सफारी के लिए घुमाने लाता है। इस तरह शिकारी और रामू का काम चल निकलता है और रामू का बांस का बनाया बचाव घर अब बांस के होटलों में बदल चुका था। लोग वहां पर घूमने आते हैं और बांस की ऊंचाई पर बने घरों में रहकर जंगल का आनंद लेते हैं। और इस तरह रामू का एक आइडिया उसकी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए कहते हैं, हमें मुसीबत के समय में संयम से काम लेना चाहिए। एक गांव में रामदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको 2 बेटे थे, अजय और विजय। रामदेव बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वह एक दिन दोनों बेटों को बुलाकर वसीयत लिखने लगा। मेरे प्यारे बेटों, मेरे पास जो कुछ भी है वो ये घर ही है, इसलिए ये घर को आधा आधा बांट लेना। कैसे बांटना है मैं इस वसीयत में लिख रहा हूँ। मेरे देहांत के बाद आप ऐसे ही करना। थोड़े दिन के बाद रामदेव की देहांत हो जाती है। क्योंकि अजय और विजय को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए दोनों उस वसीयत को लेकर गांव के सरपंच के पास लेके जाते हैं और उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। मेरा घर 2 हिस्सों में बांटना है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा अजय ही चुनेगा कि किसको कौन सा भाग मिलना चाहिए। तुरंत अजय ने बोला, विजय, पापा की वसीयत के हिसाब से पहले मैं चुनूंगा किसको कौन सा हिस्सा होना चाहिए। जिस हिस्से में मकान का छत टूट गया है वह तुम लेना, जिस हिस्से में अच्छा है वह मैं लूंगा। लेकिन भैया, ये तो सरासर अन्याय है, मैं कैसे जीऊंगा वहां पर? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो वसीयत के हिसाब से है। ऐसा दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। लेकिन विजय को समझ में नहीं आया कि उस टूटे हुए हिस्से में क्या किया जाए। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया। तुरंत वह मार्केट में जाकर कुछ प्लास्टिक के बोतल और कुछ खाद खरीद कर लेके आता है। अभी मैं इस छत के ऊपर तरह तरह के सब्जियां उगाऊंगा और फल भी उगाऊंगा। इस तरह मुझे आमदनी भी मिलेगी और मेरे छत भी ठंडा रहेगा। वह एक सीढ़ी की सहायता से उसके टूटे हुए छत के ऊपर चढ़कर वहां पर प्लास्टिक बोतल लगा देता है और उस प्लास्टिक के बोतलों में कई तरह के सब्जियां और फलों का बीज डालता है। अजय रोज उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर पानी और खाद डालने लगा। 1 महीने के बाद ही उन प्लास्टिक बोतलों के पौधों पर मिर्ची, बैंगन, टमाटर और भिंडी उगने लगे। ये सब गांव वाले देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह विजय बाबू, तूने तो कमाल कर दिया। हमने सोचा कि इन प्लास्टिक बोतलों में 1-2 सब्जियां ही उगेंगे, लेकिन तुमने तो हमें गलत साबित कर दिया। इस तरह विजय उन सब्जियों को बेचकर पैसे कमाने लगा। एक दिन अजय की बीवी दौड़ता हुआ विजय के पास आई। विजय, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ गया है, जल्दी कुछ करो। तुरंत विजय उसके पास जो कुछ भी पैसे हैं वह सब देकर अजय को हॉस्पिटल लेके जाता है। ठीक समय पे लाने पर अजय बच जाता है। अगले दिन अजय ने बोला,
भाई विजय, मुझे माफ करो। मैं और सरपंच मिलकर वसीयत के मामले में तुम्हें धोखा दिया है। मुझे क्षमा कर दो। आओ हम सब मिलकर रहते हैं। उस दिन से दोनों भाई मिलजुल कर प्लास्टिक बोतलों में सब्जियां उगाकर हंसी खुशी रहने लगे।